चारू तिवारी जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है। चारू तिवारी जी उत्तराखंड के वो पत्रकार हैं जो जमीन से जुड़े रहे हैं और लगातार जो है वो जमीन की पत्रकारिता करते हैं। वहाँ के मुद्दे जो जन मुद्दे हैं उनको लेके सक्रिय रहे हैं। वो जन आंदोलनों से लगातार जुड़े हुए हैं और जो है कि एक पत्रिका जो है जनपक्ष है उसके वो जो है निकालते रहे उसे और उसके संपादक रहे हैं। चारू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जंजवार के इस कार्यक्रम में। धन्यवाद। जंजवार का बहुत बहुत आभार आपको, बहुत बहुत आभार आपका कि आपने मुझे बुलाया। तिवारी जी, जैसे कि हम देख रहे हैं कि अब तो सरगर्मी बढ़ गई उत्तराखंड में और लगातार जो है कि हमने देखा कि एक बार जो है जब से उत्तराखंड अलग से राज्य बना है 2000 से, अंतरिम सरकार हुई थी भाजपा की, उसके बाद कांग्रेस आई, फिर जो भाजपा आई फिर कांग्रेस आई, ये सिलसिला चलता जा रहा है। तो आपको क्या लगता है कि इस बार की स्थिति क्या बन रही है? अब अभी के जो हालात अगर हम देखें, हालांकि अभी तो शुरुआती बात है, तो क्या स्थिति बन रही है? क्या इस बार फिर वही होगा कि कांग्रेस आ जाएगी भाजपा को हटा के? पहले मैं जंजवार को इस बात के लिए आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आपने इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर मुझे बातचीत करने के लिए बुलाया, क्योंकि जो 2022 का जो चुनाव उत्तराखंड के लिए है, वो एक किस्म से अलग किस्म का चुनाव होने जा रहा है। जैसा आपने कहा कि उत्तराखंड राज्य को बने 2 दशक से ज्यादा हो गए हैं। हम कभी भी किसी समय का मूल्यांकन करते हैं, किसी भी चीज का, किसी भी हम अपनी उपलब्धियों का मूल्यांकन करते हैं, उसके लिए दशकों में हम उस बात को ही मानक बनाते हैं। तो हमारे यहाँ 2 दशक का मतलब है बहुत बड़ा समय है, जबकि उत्तराखंड के सवालों को सुलझ जाना चाहिए था और वहाँ की राजनीतिक जो स्थिरता है वो कायम हो जानी चाहिए थी। लेकिन जैसा आपने शुरुआत में ही कहा कि उत्तराखंड की जो राजनीतिक जो परिदृश्य रहा है हमेशा, वो भाजपा और कांग्रेस का रहा है और लगातार एक दूसरे को एक बार भाजपा जीतती है, एक बार कांग्रेस जीतती है। वैसे हमारे बगल के राज्य हिमाचल प्रदेश में भी कमोवेश ऐसा ही होता रहा है। लेकिन उत्तराखंड की स्थिति थोड़ा इस मायने में इसलिए दूसरी है क्योंकि उत्तराखंड के अंदर इन 21 सालों में मुद्दा रहित हर चुनाव हुआ है। वहां बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, राजधानी का सवाल, जमीनों के सवाल, जल जंगल जमीन के सवाल, उस पर इलेक्शन कभी उन ढंग से वोट नहीं पड़ा है जिस ढंग से उसको पढ़ना चाहिए था, जिस ढंग से उसको मुद्दा बनना जी चाहिए। हाँ हाँ, चारू जी आप सही बात कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं मुद्दा विहीन चुनाव हुए। हालांकि मुद्दे उठाए गए हैं। आपको याद होगा कि जब पहली कांग्रेस सरकार थी उसने भाजपा के अंतरिम सरकार की जो है भ्रष्टाचार और तमाम बातें कही थी। फिर कांग्रेस की सरकार आई, उसने उसके बाद जो कांग्रेस के में जो है लाल बत्ती और नंदी तिवारी जो मुख्यमंत्री बने थे, तमाम घोटाले हुए थे उसमें, उसको लेके भाजपा आई। और जो है भाजपा आई तो उसने भी जो है वो सब भुला गई और कोई एक गठन और जो है कि फिर उसके यहाँ घोटाले निकल आए। तो ये और मुद्दे जो हाँ, मुख्य मुद्दे होते हैं वहां के, जो है ना वो नहीं। हाँ, पलायन का मुद्दा हो, चाहे गैरसैंण का हाँ, मुद्दा हो, हाँ, राजधानी का मुद्दा हो, हाँ, या और भी दूसरे जो मुद्दे हैं वहां पे, शिक्षा और स्वास्थ्य है, ये हाँ, कभी भी किसी हाँ, पार्टी का जो है मुख्य एजेंडा नहीं बने। हाँ, वो 21 सालों के अंदर जो, इसीलिए मैं इस बात को कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ ये हो सकता है कि सरकारों के बनने के बाद उसकी अक्षमता को लेकर, उसकी नाकामियों को लेकर एक दूसरे पर आरोप लगे हों। जैसा आपने कहा 56 घोटाले अगर नरेंद्र तिवारी सरकार में लोगों ने गिनाए तो भाजपा में कांग्रेस ने भी गिना दिए। तो ये तो चलता रहा है। मैं इसको उस ढंग का मुद्दा नहीं मानता, क्योंकि इस देश के अंदर जिस ढंग की राजनीति बन रही है उसमें अब ये बातें बहुत गौड़ होती जा रही हैं। तो इसलिए मेरा कहना यह है कि उत्तराखंड में जब उत्तराखंड राज्य बना था तो पहली अंतरिम सरकार भाजपा की बनी थी। और भाजपा की सरकार बनने के बाद पहली बार हमने देखा कि जब लोग समझ रहे थे कि राज्य बनेगा, तो लोगों को क्या लगता था कि हमारी सारी समस्याओं की जड़ लखनऊ है। हम पहाड़ के लोगों को लगता था कि उत्तराखंड की सारी समस्याओं की जड़ लखनऊ है। उनको लगता था कि लखनऊ में एयर कंडीशन कमरों में बैठे हुए लोग पहाड़ की समस्याओं को नहीं जानते, यहाँ के जल जंगल को नहीं जानते, यहाँ की महिलाओं के दर्द को नहीं जानते, यहाँ के युवाओं के सपनों को नहीं जानते। तो वो समझ रहे थे कि एक राज्य हमारा बनेगा तो हम अपने ढंग की नीतियां बनाएंगे, अपने ढंग का काम करेंगे। लेकिन हुआ क्या कि जब पहली अंतरिम सरकार भाजपा की बनी तो आप इस बात को समझ सकते हैं, बजाय उन आकांक्षाओं को पूरा करने के 2 मुख्यमंत्री पहले ही कार्यकाल में भाजपा की अंतरिम सरकार में बदल चुकी थी वो। जी जी और जी। आप इस बात को समझ सकते हैं कि 1994 में जो कौशिक समिति बनी थी राजधानी चयन के लिए, उस कौशिक समिति की तमाम संतुतियों को किनारे कर कर भाजपा ने एक अलोकतांत्रिक तरीके से एक दीक्षित आयोग बनाया था राजधानी चयन के लिए। तो इससे आप समझ सकते हैं कि उत्तराखंड राज्य की नींव पर जो अंतरिम
सरकार भाजपा की बनी थी उसने पहाड़ के उन तमाम मुद्दों को बहुत तरीके से किनारे करने के हाशिए में डालने की कोशिश की। और 2002 में जैसा मैंने आपसे पहले कहा था कि ये मुद्दा विहीन क्यों नहीं कहा तो मैंने, वो मैंने नहीं तो तिवारी जी, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा टोकना चाहूंगा। आपने बात सही कही, लेकिन तो फिर जनता जो है उत्तराखंड की क्यों नहीं, मतलब क्या फिर इसके बावजूद जो है कि लगातार कभी भारतीय जनता पार्टी को जिताती है, कभी कांग्रेस को जिताती है, आखिर ऐसा क्यों? जब मुद्दे ये पार्टियां नहीं उठाती है तो फिर क्यों जिताती है उन्हें? हाँ, तो सब ये है कि जो उत्तराखंड में भाजपा और कांग्रेस राष्ट्रीय मुद्दों के आधार पर उत्तराखंड में अपनी राजनीति को बनाती रही है। 2002 में जो पहला इलेक्शन हुआ, उस चुनाव में कांग्रेस ने भाजपा के कुशासन और भाजपा के तमाम गैर जिम्मेदाराना फैसलों के खिलाफ एक अभियान बनाने की कोशिश की। लेकिन उस समय एक स्थिति ये भी थी कि पूरे उत्तराखंड में जो हमारे विधायक थे, जो उत्तराखंड की विधानसभा बनी थी, वो पूरे विधायकों की विधानसभा नहीं थी, बल्कि उसमें बहुत सारे एमएलसी भी उस विधानसभा में शामिल हुए थे। तो जो नया एक नया इलेक्शन हुआ तो उसमें नहीं, मेरा सवाल चारू जी ये था कि लगातार जो है कि जनता उत्तराखंड की वो इन पार्टियों द्वारा छली जाती है, उसके बावजूद जो है कि ये जो है कि इन पार्टियों को जिताती है, कभी एक कांग्रेस को, कभी भाजपा को। तो क्या कोई उत्तराखंड की जनता के पास विकल्प नहीं है? और दूसरा, नहीं, पहली बात तो यह है कि अगर हम उत्तराखंड के विकल्प के सवाल को देखें तो 2002 में जो पहला चुनाव हुआ था उसमें उत्तराखंड क्रांति दल को 4 सीटें मिली थी और उस समय बसपा को भी 8 सीटें मिली थी और 8 सीटें मिली थी। तो आप इस बात को देख सकते हैं कि पहले चुनाव में भाजपा और कांग्रेस का जो वोट प्रतिशत था वो 25 और 26 का था। 26% वोट मिला था कांग्रेस को, 25% वोट मिला था भाजपा को। और उसके बाद जो है उत्तराखंड क्रांति दल को 6% वोट मिला था और जबकि बसपा को 11% वोट मिला था। लेकिन अगर मैं पूरे आज तक के इन 4 इलेक्शनों की बात करूं तो उसमें लगातार भाजपा का वोट प्रतिशत बढ़ा भी है। और हुआ क्या है कि उत्तराखंड क्रांति दल 42% हो गया था। हाँ हाँ हाँ, 42% हो गया। और अभी कांग्रेस का जो वोट प्रतिशत है वो 33% है और भाजपा का जो है 43% के लगभग वोट प्रतिशत इस समय बढ़ गया है। तो लगातार वो बढ़ रहा है। तो उत्तराखंड क्रांति दल जिसका वोट प्रतिशत 6% था वो बाद में 3% रह गया और पिछले 2017 के चुनाव में वो 0.09% वोट है, उसका 1% वोट भी नहीं है। बड़े ताज्जुब की बात है। और तो जो इसका कारण आप क्या देखते हैं? मतलब मैं बताता हूँ। उत्तराखंड क्रांति दल, उत्तराखंड क्रांति दल जो पार्टी, मतलब देखिए, जिसने जो है कि अलग जो है उत्तराखंड को लेकर इतना संघर्ष किया, आंदोलन किया, तो उसको वो लगातार जो है वो 1% से भी कम पे पहुंच जाए वो पार्टी, तो मतलब ये एक बहुत बड़ा सवाल है और ये एक सवालिया निशान है उत्तराखंड की जनता के ऊपर भी। नहीं, आप नहीं मानते ऐसा? नहीं, इसमें 2 कारण है। मैं जनता पर तो सवाल नहीं करूंगा, वो इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि आप 1989 के चुनाव को देखिए कि उत्तराखंड क्रांति दल को जनता ने बहुत बड़ा वोट दिया था 89 के चुनाव में, जब हम उत्तर प्रदेश में थे। और आप इसको भी देखिए कि 1980 में उत्तराखंड राज्य के नाम पर पहली सीट, रानीखेत की सीट जो है जसवंत सिंह बिष्ट जी ने जीती थी, जनता ने जिताया था उनको। और उसके बाद 85 में काशी सिंह एरी चुनाव जीते थे उत्तराखंड क्रांति दल से राज्य के नाम पर। उसके बाद 89 में जसवंत सिंह बिष्ट भी और काशी सिंह एरी भी चुनाव जीते थे। और काशी सिंह एरी 4 बार विधायक रहे हैं, 3 बार उत्तर प्रदेश में, 1 बार आपके उत्तराखंड में। और उसी प्रकार एक बार भाजपा कांग्रेस जनता ने 4 सीटें यूकेडी को 1 बार दी है, 3 सीटें 1 बार दी है, 1 सीट 1 बार दी है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जनता के बीच में जाने का जो संघर्ष का रास्ता था, जो लोगों को बताने का रास्ता था, जो लोगों को संगठनात्मक रूप से लोगों के बीच न जाने का खामियाजा ये है कि भाजपा और कांग्रेस बहुत ताकत के साथ इनके मुद्दों को हड़पती भी है, इनके मुद्दों के ऊपर अपने वोट भी ले जाती है। आप ये देखिए कि आपको जान के मैं ताज्जुब होगा कि जो इंद्रमणि बडोनी इंद्रमणि बडोनी उत्तराखंड राज्य के सबसे बड़े योद्धा माने जाते थे, पुरोधा माने जाते थे, उस इंद्रमणि बडोनी पर भी भाजपा ने कब्जा कर दिया है। और आप ये देखिए कि जो कॉमरेड चंद्र सिंह गढ़वाली हैं,
चंद सिंह गढ़वाली पर भी भाजपा ने कब्जा कर दिया है। आप देखिए उत्तराखंड की कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो वहां जन संघर्ष से निकली है, उस पर राजनीतिक दलों ने बहुत तरीके से, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, उन्होंने इसलिए कब्जा किया क्योंकि वहां पर क्षेत्रीय ताकतें, क्षेत्रीय संगठन, लड़ने वाले लोग संगठनात्मक रूप से कभी भी अपनी चीजों को आगे नहीं बढ़ा पाए। यह बड़े ताज्जुब की बात है कि जो वहां रोज बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, गैरसैंण, जल, जंगल, जमीन और अभी भू कानून के लिए जितने लोग लड़ रहे थे लंबे समय से, उनको वहां कितने वोट मिले? किसी को 500 वोट, किसी को 700 वोट, किसी को 1000 वोट, अधिकतम वोट 1900 वोट मिला है हमारे साथियों को। और तो बाकी क्या आपको लगता है जी, कि जनता से कनेक्ट नहीं कर पाते, हाँ या फिर जो संघर्ष है उसकी अपनी एक दूसरी भाषा है या व्याकरण है, और जो पार्लियामेंट्री जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है उसकी अलग, जो उसका अलग व्याकरण है, दोनों में कहीं मिसमैच नहीं है? नहीं, फिर इसको इनको अलग करना चाहिए ना। अगर इनको एक बात है कि ये तो निश्चित रूप से है कि राजनीति का गणित अलग है और आपके संघर्षों का गणित अलग है। अगर आपको सिर्फ संघर्षों में रहना है तो वहां रहिए। अगर आप इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में हैं तब फिर भाजपा कांग्रेस को दोष देके काम नहीं चलेगा, बल्कि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आपको उसी ढंग से हस्तक्षेप करना पड़ेगा जैसे और पार्टियां करती हैं, क्योंकि आपको संसदीय लोकतंत्र में वोट तो आपको लेना ही पड़ेगा सत्ता में जाने के लिए। और अगर वोट को पाने के लिए आप संगठनात्मक रूप से, रणनीति के रूप से अगर आप सक्षम नहीं है तो राजनीति छोड़ दीजिए। क्यों इस पर आप लगे हो सब लोग? मेरा ये कहना था अपने इन तमाम जो संगठन है उन लोगों से। उसकी वजह ये है कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उन लोगों का, उन्होंने लंबा संघर्ष किया है और जनता के सवालों को संबोधित भी करते हैं, उनके लिए सबसे ज्यादा जेल हो जाते हैं, सबसे ज्यादा डंडे वो खाते हैं, सब पर मुकदमे चले हैं। आप इस बात पर ताज्जुब करें, अभी कुछ ही दिन पहले आपका नैनीसार हुआ मच्छखाली में है, नैनीसार पर जी। जमीनों के सवाल को इतने जबरदस्त ढंग से उठाया गया और उसमें हमारे साथी पीसी तिवारी जी वगैरह सब पर इतने बड़े बड़े केस भी लगे, सारी चीजें हुई। लेकिन आज जो भू कानून को कौन लोग उठा रहे हैं? वो लोग उठा रहे हैं जो उसी जमीनों के सौदे में शामिल थे। तो इसलिए आप इस बात को समझ सकते हैं कि जो हमारे लोगों के मुद्दे भी है, जो संघर्ष के लोगों के मुद्दे हैं, उस मुद्दों को जी ढंग से हाईजेक किया जा रहा है, उस पर हमारे इन लोगों ने ध्यान देना चाहिए था, उत्तराखंड क्रांति और तमाम लोगों ने, और विशेषकर उत्तराखंड क्रांति दल ने इसलिए देना चाहिए था क्योंकि उत्तराखंड क्रांति दल की स्थापना जब 79 में हुई थी तो वह इसी बात पर हुई थी कि उन्होंने कहा कि हम उत्तराखंड राज्य के लिए एक क्षेत्रीय राजनीतिक दल की स्थापना कर रहे हैं। जब वो एक क्षेत्रीय राजनीतिक दल की स्थापना कर रहे हैं तो आपको उस क्षेत्रीय राजनीतिक दल के लिए अपने ग्राम प्रधान, अपने क्षेत्र पंचायत सदस्य, अपने ब्लॉक प्रमुख, अपने जिला पंचायत सदस्य, जिला पंचायत अध्यक्ष, अपने विधायक, अपने सांसद बनाने की पूरी प्रक्रिया को अपनाना चाहिए। अगर आप उसको नहीं कर रहे हैं और आप कह रहे नहीं हम तो नारे ही लगाएंगे, हम तो इसको ऐसे समझ लीजिए कि एक रामलीला करने वाला एक संगठन है, वो रामलीला करता है, रामलीला देखने आप भी जाते हैं, मैं भी जाता हूँ, सब लोग रामलीला देखने जाते हैं, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि मैंने रामलीला कर दिया मुझे वोट भी दे देंगे लोग। तो ये सब वो रामलीला कमेटी जैसी हो गई कि वो समझ रहे हैं कि शायद इतने माने कि लोग, आपका कहना है कि ये लोग तमाशबीन ही बने रहे, मतलब तमाशा करने वाले ही बने रहे सिर्फ? नहीं मैं ऐसा तो नहीं कहूंगा, लेकिन मैं ये कहूंगा कि वो जनता के बीच में अपनी बात को उस ढंग से नहीं रख पाए हैं। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस अपने जन विरोधी तमाम नीतियों को भी सही ढंग से जनता के बीच में ले जा पा रहे हैं और ये अपनी सही चीज को भी जनता के बीच में परिचित भी नहीं कर पा रहे हैं। ये अंतर है बहुत बड़ा। और ये इस बात से भी आप समझ सकते हैं कि अभी गैरसैंण के सवाल को सबसे ज्यादा यूकेडी ने लड़ा और गैरसैंण ही यूकेडी का सबसे बड़ा मुद्दा था। उसको पहले हरीश रावत जी ने हाईजेक कर लिया, अब उसको भाजपा ने हाईजेक कर लिया। तो आप समझ सकते हैं कि वो जब ये सब होगा तो निश्चित रूप से जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है उसको फायदा भी उन्हीं को मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। तो आपको क्या लगता है कि आप जो बात कह रहे हैं कि ठीक है, जो जैसे उत्तराखंड क्रांति दल है और वो अपनी ही वजह से और अपने ही कारणों से, क्योंकि वो जो है कि जो दूसरे राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं उनकी भाषा, उनका जो स्ट्रक्चर है, उनकी सोच, जो स्ट्रेटजी है, उसको अपना नहीं पाए और सिर्फ नारेबाजी करते रहे, जिसकी वजह से जो है कि उनको ये खामियाजा भुगतना पड़ा कि वो विस्तार नहीं कर पाए अपना और वहीं सिमट के रह गए हैं। तो ऐसे में क्या आपको लगता है कि एक जो पार्टी बाहर से आई है दिल्ली से, मेरा इशारा आम आदमी पार्टी की तरफ है, हाँ ठीक है। तो क्या वो उस जगह को, खाली जगह को भर पाएगी इस बार? क्योंकि वो तो ताल ठोक के खड़ी है वहां पे उत्तराखंड में। नहीं, पहली बात तो ये है कि ये सवाल सिर्फ उत्तराखंड क्रांति दल का नहीं है, बल्कि उत्तराखंड में उन तमाम लड़ने वाले लोगों का सवाल भी है जो लगातार वहां के सवालों को बहुत ताकत के साथ उठा रहे हैं और लगातार
लोग के बीच में विमर्श था पिछले कई सालों से कि तमाम लड़ने वाले लोग, तमाम संघर्ष करने वाले लोग एक संघर्षों का मोर्चा बनाएं और उसको राजनीति में तब्दील करें और एक ऐसा मोर्चा बने कि अपने अपने लोग 2-4 साल साथ दिखाई दे, संघर्षों में साथ दिखाई दे, ताकि आने वाले इलेक्शन में हम भाजपा और कांग्रेस का मुकाबला कर सकें। लेकिन हमारे जितने भी उत्तराखंड में जितने भी लड़ने वाले संगठन है, चाहे वो उत्तराखंड क्रांति दल हो, चाहे वो परिवर्तन पार्टी हो, चाहे वो सीपीआई एमएल हो, चाहे वो सीपीआई हो, चाहे सीपीएम हो, चाहे वो महिला मंच हो, चाहे लोक वाहिनी हो, चाहे संघर्ष वाहिनी हो, ये जितने भी संगठन हैं, और वैसे भी उत्तराखंड के अंदर 56 रजिस्टर्ड राजनीतिक संगठन है वहां पर, तो ये सब लोग कभी भी एक होके चुनाव लड़ना नहीं चाहते, एक साथ आना नहीं चाहते। पता नहीं कौन से ईगोज इन लोगों के हैं जो लगातार इनको एक दूसरे से अलग करते रहे। अब रही सवाल की जो नए लोग आ रहे हैं, अभी भी आप खासकर आम आदमी पार्टी में जाना चाहूंगा। हाँ, उन्होंने तो देखिए बात कर दी, 3C की बात कर रहे हैं वो, करप्शन फ्री और जो है कम्युनलिज्म जिनका नाम, ऐसे कैंडिडेट का सिलेक्शन की बात करी है, और कर्नल कोठियाल को बना दिया है वहां का एक चीफ मिनिस्टर का चेहरा बना दिया है वहां पे, जो कि एक जो चूंकि उत्तराखंड में सेना को लेके काफी कुछ जो है कि लोग एक प्रभावी रहते हैं, क्योंकि काफी सेना के लिए कंट्रीब्यूशन है उत्तराखंड का, तो लोगों की एक भावना रहती है कि तो क्या आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी जो है कुछ कर पाएगी वहां पे? देखिए, ऐसा है कि दो चीजें हैं, एक होता है अल्टरनेट और एक होता है रिप्लेस। हमारे यहाँ हम इन दो शब्दों को एक ही जगह इस्तेमाल कर देते हैं, रिप्लेस को भी और अल्टरनेट को भी। एक है अल्टरनेट, एक है रिप्लेस। मुझे लगता है कि अगर माना आप आ भी जाती है, वो भी रिप्लेस ही है, वो अल्टरनेट नहीं है। अल्टरनेट तो वो होगा जो पूरी इस व्यवस्था के खिलाफ जो लोग खड़े हैं, वो अल्टरनेट बन सकते थे। लेकिन आप एक ऐसी पार्टी है जो बहुत ही तरीके से, बहुत मैनेजमेंट के साथ एक कॉर्पोरेट के तरीके से आने वाली पार्टी है, तो उसने उत्तराखंड में भी उन मुद्दों को, उन तमाम चीजों को बहुत तरीके से लोगों के बीच में ले जाने का काम निश्चित रूप से किया है। आप इस बात को देख के मैं जो क्षेत्रीय राजनीतिक दल है वो कभी भी अपना एक पर्चा पोस्टर तक ऊपर तक नहीं ले जा पाए। मैं अभी बहुत दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में गया था, तो उन दूर ग्रामीण क्षेत्रों में भी आपके बड़ी बड़ी होर्डिंग लगी थी। ये भी एक तरीका है आपका लोगों के बीच में जाने का। तो मैं, वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे वो अलग बात है, लेकिन उनका उत्तराखंड में जो स्पेस उनको दिखाई दे रहा है, मैं उसको स्पेस तो नहीं कहूंगा, हालांकि वो स्पेस भरना नहीं है, जैसा मैंने कहा आपसे, स्पेस भरना नहीं है, लेकिन फिर भी जो उनको खाली दिखाई दे रहा है उसमें उनकी घुसपैठ है, और वो उत्तराखंड क्रांति दल और उन तमाम दलों से ज्यादा वोट लाने वाले हैं वहां पर, और उन्होंने बहुत तरीके से अपने को वहां पर स्थापित करने की कोशिश की है। यानी कि आपको लगता है कि वो कुछ सीटें ले जाएंगे इस बार? नहीं, उन्होंने एक काम जरूर करना है कि मुझे नहीं लगता, क्योंकि उत्तराखंड के अंदर 39-40 सीटें ऐसी हैं पूरे उत्तराखंड में कांग्रेस के पास भी, जिसमें कांग्रेस के पास बहुत बड़ा वोट है उन सीटों पर, और 11 सीटें वो पहले ही जीते हुए हैं। तो ये समझिए 51 सीटें ऐसी है कांग्रेस के पास जिसमें वो हारे या जीते, लेकिन उनका वोट प्रतिशत कम नहीं होना है। वो हार जीत सकते हैं, वो अलग बात है। वो दिल्ली जैसी स्थिति नहीं है उनकी कि कोई 5,000 वोट लाएगा, कोई 3,000 वोट लाएगा। वहां पर अभी भी जो वोट है, हर कैंडिडेट के पास कांग्रेस के बहुत अच्छा वोट है, और आपके लिए जो सबसे बड़ा टारगेट है वो भी कांग्रेस का ही वोट है वहां पर। तो इसलिए वो कांग्रेस के इतने वोट को नहीं तोड़ पाएगा, लेकिन जहां जहां वो इतने वोट लाएगा। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि आप अपना कुछ करें या न करें, लेकिन वो भाजपा को जिताने के लिए बहुत सारा काम कर देगी उत्तराखंड में, बहुत सारी सीटों पर। 20 सीटें तो ऐसी हैं, यानी कि कहा जा सकता है कि उत्तराखंड में जो है आम आदमी पार्टी जो है वो एक भाजपा की बी टीम है। बी टीम हो या ना हो, लेकिन वो भाजपा को जिताने का काम जरूर करेगी। वह इसलिए करेगी क्योंकि जो राजनीतिक समीकरण है वह इस ढंग के है, क्योंकि हमारे यहाँ वोट के हार जीत का अंतर बहुत कम है, वो लगातार कम होता है वो। बिल्कुल। और भाजपा यहाँ तक की जो सीटें मिलती हैं वो भी 35-36 इस तरह से अंतर, 2-3 सीटों का अंतर रहता है। पिछले बार के चुनाव में भले ही जो है 57 सीटें लाके बीजेपी काफी आगे बढ़ गई थी, तो लेकिन अंतर कम ही रहता है लगातार। हाँ, वह अंतर कम रहता। कुछ सीटें ऐसी हैं उसमें जहां कांग्रेस के बहुत अच्छे कैंडिडेट हैं, लेकिन वहां पर आपके कैंडिडेट भी इतने मजबूत चले गए हैं कि 7-8 हजार वोट लाने की उनकी भी हैसियत है। तो उसमें 20 सीटें ऐसी हैं पूरे उत्तराखंड के अंदर जिसमें भाजपा हारते हुए भी सीट को जीत सकती है। मुझे ये लगता है अभी तक की जो गणित है, क्योंकि भाजपा से जितनी नाराजगी लोगों को है, वह नाराजगी इन वोटों में
बराबर कर देगा वो, मतलब इतने वोट, जितनी नाराजगी है उतने वोट आपको मिल जाएंगे तो बराबर हो जाएगा वो, फिर पिछली बार वाली जीत हो जाएगी, मुझे ऐसा लगता है। यानी कि आम आदमी पार्टी जो है कि वो भारतीय जनता पार्टी को जो उनके अपनी वजह से जो है, उनके अपनी गलत नीतियों की वजह से, अपने कुशासन की वजह से जो भी उनको नुकसान हो रहा होगा, उसकी भरपाई कर देगी आम आदमी पार्टी, ऐसा लग रहा है। बहुत अच्छा कर सकती है वो। अभी तक की जो राजनीतिक परिदृश्य है उसमें तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा वो कर सकती है, क्योंकि बहुत सारी सीटों पर हमने जाके विश्लेषण किया इस बात का कि इतने कम कम वोटों से लोग जीते हैं, उन्हीं सीटों पर आप जो है अपने कंटेंट भी, जैसे आप, मैं कुछ सीटें आपको बता रहा हूँ, जैसे हमारे यहाँ कपकोट की सीट है, जैसे हमारे बागेश्वर की सीट है, जैसे अल्मोड़ा सीट है, रामनगर है, हमारे हल्द्वानी है, चौपटा खाल है, ये सीटें सब ऐसी हैं जिसमें आप वाले कोई वोट मिलना है, और जैसे ही उनको वोट मिलेगा तो जितना वो भाजपा के पक्ष में जाएगा। अच्छा चारू जी, आपने अभी ये बात कही थी कि चूंकि ये विकल्प नहीं है आम आदमी पार्टी, उत्तराखंड क्रांति दल का या और भी जो संघर्षशील जो ताकतें हैं उत्तराखंड में, तो क्या ये नहीं लगता कि जो है कि विकल्प दरअसल उत्तराखंड की जनता ही विकल्प नहीं चाहती है, वरना इन पार्टियों को, उत्तराखंड क्रांति दल को आगे बढ़ाती, जिताती, या दूसरी जो वामपंथी पार्टियां हैं उनको आगे बढ़ाती। वो भी चाहती है कि वही, भले ही भ्रष्टाचार रहे लेकिन वही पार्टियां लौट लौट के आए। तो विकल्प तो शायद जनता ही नहीं चाहती उत्तराखंड की। नहीं, जनता उत्तराखंड में, आप 1952 से लेकर आज तक के चुनाव को देखें तो उत्तराखंड की जनता सबसे ज्यादा विकल्प चाहती है और आज तक चाहती है। और उसमें आप देखिए कि 1952 के इलेक्शन में हमारे 4 समाजवादी पार्टी से विधायक बने थे, जिसमें नरेंद्र तिवारी है, जिसमें रामचंद्र जोशी हैं, जिसमें हमारे ये प्रताप भैया है, ये तमाम लोग जो है जीतते रहे हैं उत्तराखंड में। उससे पहले आप देखिए कि हमारे 3 बार विधायक टिहरी उत्तरकाशी में हमारे गोविंद सिंह नेगी जी रहे हैं, लगातार वहां विधायक, वहां पर कमला प्रसाद नौटियाल लगातार टक्कर देते रहे। आपका विद्यासागर नौटियाल जो है 1980 में चुनाव जीते हैं देवप्रयाग से। इसी प्रकार हमारे बद्रीनाथ सीट से भी हमारे गंगाधर जी जो है समाजवादी पार्टी से उस समय चुनाव जीते हैं। और उसके बाद भी जब जनता दल आया, जब जनता पार्टी आई, जब अलग अलग समय पर विकल्प की जो छटपटाहट हुई, उसमें पहाड़ के लोगों ने विकल्प का साथ दिया है। और लेकिन लगता है कि जनता जो है उत्तराखंड की वो ठगी जाती है, हमेशा ही ठगी जाती है। अब हमारे पास समय बहुत है, बहुत कम है, इसलिए थोड़ा सा मैं ये जानना चाहूंगा आपसे, एक सवाल ये चाहूंगा जानना कि आखिर होगा क्या? अभी जो हालात देख रहे हैं उसमें किसकी बढ़त है, और क्या कांग्रेस की अपने अंदरूनी जो संकट है नेतृत्व को लेके, क्या वो उसको नुकसान नहीं देगा? भाजपा तो, आम आदमी पार्टी तो नुकसान पहुंचाएगी कांग्रेस को, तो क्या ये भी तो उनकी अपनी अंदरूनी राजनीति नुकसान नहीं पहुंचाएगी क्या? बिल्कुल, कांग्रेस के पास बहुत अच्छा मौका था, हरीश रावत जी बहुत मेहनत भी कर रहे थे, और उनके जो नए अध्यक्ष हैं उसका जी ढंग का परफॉर्मेंस इस समय गणेश गोंदियाल ने दिया, वो बिल्कुल अद्भुत है। आप कभी देखिएगा, बोलने से लेके, सक्रियता से लेके, और पूरा एक ताकत के साथ पूरे प्रदेश में जी ढंग का माहौल गणेश गोंदियाल ने बनाया है, और जी ढंग से टक्कर भाजपा को दी है, वास्तव में कमाल का है। लेकिन मुश्किल क्या है कि हरीश रावत जी और हरीश रावत जी कि जैसी राजनीति ने जिस ढंग के, जितनी लोकप्रियता हरीश रावत जी की जनता के बीच में है, हरीश रावत ने अपने लिए उतने गड्ढे भी खोदे हैं, इतने गड्ढे खोदे हैं कि उन गड्ढों में ही हरीश रावत जी या कांग्रेस उलझती जाएगी, ये खतरा बहुत ज्यादा है। उसकी वजह क्या है कि बहुत सारे कांग्रेस के अंदर के इतने लोग हैं जो अभी मैं कहीं सुन रहा था कि उन्होंने कांग्रेस के अंदर तो इतनी ज्यादा है कि वो हरीश रावत जी को मुख्यमंत्री नहीं देखना चाहते। बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं कि वो चाहते, 2 नेता है, मैं उनका नाम अभी नहीं ले रहा हूं, उन्होंने ये कहा कि हमको 5 बार हारना मंजूर है लेकिन हरीश रावत को मुख्यमंत्री देखना मंजूर नहीं है। तो जब इस ढंग के अंदर खाने, जब इतनी दिक्कतें कांग्रेस के अंदर है तो फिर प्रॉब्लम होगी। और नहीं तो इस समय मुझे लगता है कि हरीश रावत जी की सक्रियता से और गणेश गोंदियाल के बहुत ही कुशल नेतृत्व कहूंगा मैं उसको, और बहुत ही एक ऊर्जावान अध्यक्ष के रूप में जी ढंग की भूमिका निभाई है। मुझे लगता है कि इस समय कांग्रेस की बढ़त तो है अभी उत्तराखंड के अंदर। न गोदी मीडिया न विरोधी मीडिया, न इसकी मीडिया न उसकी मीडिया, हम हैं जनता की मीडिया जनज्वार। जनज्वार की हर खबर को जन जन तक पहुंचाने के लिए फेसबुक पेज को फॉलो करें, शेयर करें।